इंडिया की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच क्या है कि पावर कुर्सी से आती है या कुर्सी पर बैठे नेता को अपनी मुट्ठी में करने से। एक दौर था जब भारत की पॉलिटिक्स में एक ऐसा समय भी आया जब लोगों को प्रधानमंत्री से ऊपर एक ऐसा पद देखने को मिला जिसकी परमिशन के बिना कोई भी फैसला नहीं किया जाता था, और वो पद था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी चेयरमैन थी सोनिया गांधी। लेकिन ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आखिर था क्या, जो एक वक्त पर प्रधानमंत्री पद से भी ज्यादा अहमियत रखता था। लेकिन आज ऐसा कोई काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या ये काउंसिल सिर्फ सोनिया गांधी को खुश करने के लिए बनाया गया था या बात कुछ और ही है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इमेजिन कीजिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली आपके पास ही सबसे ज्यादा पावर होगी और सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स आपके साइन से ही पास होंगे। जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं सब आपको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या हो अगर पावर की असली स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में हो? साल 2004 से 14 तक भारत ने एक ऐसा ही अनोखा दौर देखा। एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट और पीएम, और दूसरी तरफ एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर जिसने इंडियन गवर्नेंस की डेफिनेशन ही बदल कर रख दी। यूं तो हमारे देश में प्रधानमंत्री ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। आर्टिकल 74 के मुताबिक प्रेसिडेंट वही करते हैं जो खुद पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस करते हैं। बेसिकली इस पावर को एग्जीक्यूट करने का सेंटर पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। एक आइडल सिस्टम में पीएमओ ऑफिस ही वो फाइनल फिल्टर होता है जहां से पॉलिसीज डिसाइड कर कर आगे पास की जाती हैं। यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास ये फॉर्मल अथॉरिटी पूरी तरह थी, लेकिन कोलिशन पॉलिटिक्स ने इस हायरार्की में और भी प्लेयर्स ऐड कर दिए थे। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो वो एक गठबंधन सरकार थी जिसमें कई अलग अलग पार्टियों के समर्थन से वो सरकार बनी थी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम तो बने लेकिन उनके पास अपनी पार्टी का पॉलिटिकल कमांड नहीं था, क्योंकि वो कमांड कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के पास थी। और यहीं से चीजें चेंज होना शुरू हो गई। इस स्ट्रक्चर ने गवर्नेंस में एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी। पीएम के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी लेकिन एब्सोल्यूट पॉलिटिकल विल डिवाइड हो चुकी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व किया जाने लगा कि कोई भी मेजर डिसीजन बिना सोनिया गांधी की इन्वॉल्वमेंट के लिया ही नहीं जाता था, क्योंकि इस दौरान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी एनएसी का गठन किया गया था जिसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी थी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही उसके पास कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग पावर थी, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन होते हुए किसी भी डिसीजन मेकिंग में एक मेजर रोल प्ले करती थी, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार को ओपोजिशन पार्टीज द्वारा रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट भी कहा जाने लगा, जिसका कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था। हालांकि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस और एनएससी का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी अच्छे से संभाला था। जो डॉलर अर्ली 2000 में 47 से 48 रुपए का था वो साल 2007 के एंड तक 40 रुपए आ गया था, जो कि इस बात का प्रूफ है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी में तो कोई शक नहीं था। हालांकि इसके बाद डॉलर का रेट दोबारा भी बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि जब पीएम के कैबिनेट मिनिस्टर्स उन्हें बाईपास करके डायरेक्ट पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को रिपोर्ट करने लगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम तो क्रिएट होती ही है। सोनिया गांधी का मिनिस्टर्स की मीटिंग लेना, डिप्लोमेट से बात करना और पॉलिसीज पर फाइनल से रखना, ये दिखाता है कि कैसे फॉर्मल अथॉरिटीज और रियल इन्फ्लुएंस अलग अलग जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब पावर के दो सेंटर्स बनते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि जिसके पास ताकत है वो पार्लियामेंट को जवाबदेही नहीं है और जो जवाबदेही है उसके पास शायद पूरी ताकत नहीं है। मतलब उस दौर में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कभी भी स्विफ्ट नहीं था। इसमें कैबिनेट, पीएमओ, कोलिशन पार्टनर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ने एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि पावर मल्टीपल सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिससे गवर्नेंस हमेशा स्लो मोशन में रहती थी। डिसीजंस अक्सर डिले होते थे क्योंकि तालमेल बना पाना काफी मुश्किल था और हाईकमान की क्लियरेंस का इंतजार करना तो अलग से था ही।
अगर इसे एक लाइन में कहूं तो जब एक पीएम की चेयर से ज्यादा ताकत एक एडवाइजरी काउंसिल के पास दिखने लगे तो वहां से डेमोक्रेसी कमजोर होना शुरू हो जाती है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप सोनिया गांधी की लाइफ जर्नी डिटेल में जानना चाहते हैं कि उनकी मुलाकात राजीव गांधी जी से कब और कैसे हुई और उन पर जो एक बार डांसर होने के आरोप लगाए जाते थे क्या वो वाकई में सही थे या सिर्फ एक नरेटिव फैलाया जा रहा था, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना मत भूलना। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।